आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है तो हम डिटेल में पढ़ ही चुके हैं, कंसंट्रेशन भी पढ़ चुके हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स किया जाएगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो कौन से सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स किया जाए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो जब लिक्विड के अंदर सॉलिड मिक्स किया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं और सॉल्यूट क्या ले रहे हैं। जैसे अगर हम पानी के अंदर नमक मिक्स करें तो पानी के अंदर नमक इजीली मिक्स हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर पानी के अंदर हम स्टोन मिक्स करें तो स्टोन तो इजीली डिजोल्व होता ही नहीं है, स्टोन तो डिजोल्व होगा ही नहीं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी नियरली जीरो हम बोल सकते हैं। तो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है कि हम सॉल्यूट क्या ले रहे हैं और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आता है हमारे पास, एक लाइक डिजोल्व लाइक का रूल आता है। लाइक डिजोल्व लाइक, अब इसका मतलब क्या है लाइक डिजोल्व लाइक का, जो पोलर है वो पोलर के अंदर डिजोल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक पोलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक नॉन पोलर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोलर के एग्जाम्पल में सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लो जैसे NaCl, NaCl पोलर होता है, CCl4, CCl4 नॉन पोलर होता है। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट क्या ले लिया हमने, H2O ले लिया, पानी पोलर सॉल्वेंट होता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम ले लेते हैं बेंजीन, ले लेते हैं C6H6 बेंजीन, ये नॉन पोलर है। ठीक है, अगर हम H2O के अंदर NaCl को डिसॉल्व करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा, क्योंकि ये दोनों पोलर हैं और पोलर के अंदर पोलर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम बेंजीन के अंदर CCl4 को डिसॉल्व करें तो ये भी इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर है। बताया ना यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो उसी के अंदर डिसॉल्व होगा। अगर हम इनको एक दूसरे के साथ डिसॉल्व करना चाहें, जैसे अगर मैं बोलूं कि पानी के साथ CCl4 हमें डिसॉल्व करना है, तो डिसॉल्व हो तो जाएगा लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट तो हुआ हमारा पोलर और सॉल्यूट हमने ले लिया नॉन पोलर। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास यही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकेंड फैक्टर की तरफ चलते हैं। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर के दो केस आएंगे हमारे पास, या तो टेम्परेचर होगा इंक्रीज या टेम्परेचर होगा डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ना या टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ना या घटना कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारे पास फैक्टर है ये डिपेंड करता है कि जब हम उसे सॉल्युबल कर रहे हैं तो ये जो डिसोल्यूशन हो रहा है ये एक्सोथर्मिक हो रहा है या एंडोथर्मिक हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है एक्सोथर्मिक, ठीक है, मतलब जैसे पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करना फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब है ये अपने में से हीट बाहर निकालना चाहता है, एक्सोथर्मिक में से हीट बाहर निकलती है, और हम तो उल्टा हीट दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा के, तो हम उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम उल्टा काम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, अगर हम सीधा काम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, सीधा काम मतलब जैसे देखो टेम्परेचर डिक्रीज, एक मिनट, टेम्परेचर डिक्रीज, डिक्रीज इस तरीके से। अगर एक्सोथर्मिक के केस में हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक क्या चाहता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर अपना डिक्रीज करना चाहती है हीट बाहर निकाल के, और हम भी क्या कर रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी भी अपोजिट हो जाएगी। जैसे एंडोथर्मिक की अगर बात करें तो एंडोथर्मिक के केस में हीट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए और हम यहाँ पर टेम्परेचर देके हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हैं,
तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। और एंडोथर्मिक के केस में यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्टर काम करता है। जैसे अगर हम पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं, तो पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व करना, ये कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाकर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाला। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाकर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाला। जब भी देखो अगर पानी, नॉर्मल पानी लोगे और उसके अंदर शुगर डिसॉल्व करोगे, तो वो अपने आप गर्म सा हो जाता है, हीट एब्जॉर्व कर लेता है, तो वो एक एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वहां पर इंक्रीज होती है। जैसे जब भी घर पर शरबत वगैरह बनाओगे, तो कभी भी ठंडे पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व नहीं की जाती, हमेशा पहले नॉर्मल वाटर लिया जाता है, नॉर्मल वाटर जिसका टेम्परेचर ठंडे पानी से ज़्यादा होता है, उसके अंदर शुगर डिसॉल्व की जाती है क्योंकि सॉल्युबिलिटी उस टाइम पर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद उसमें ठंडा पानी मिलाया जाता है शुगर डिसॉल्व करने के लिए। या फिर जैसे मिठाई बनाते हैं, तो मिठाई बनाने में जो चाशनी बनती है वो कैसे बनती है, हम कंटिन्यू पानी को गर्म करते हैं जिससे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है और उसके अंदर शुगर डिसॉल्व करते रहते हैं। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो और शुगर डिसॉल्व होती जाएगी। तो जब भी चाशनी बनाई जाती है ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उसमें हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर है हमारे पास, तीसरा फैक्टर है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर। अब देखो प्रेशर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, हम लिक्विड के अंदर सॉलिड डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो मान लो हमारे पास ये लिक्विड है, ये लिक्विड, इसके अंदर NaCl डिसॉल्व हो रखा है। NaCl क्या होता है, सॉलिड है। तो मान लो इतनी क्वांटिटी में यहां तक ये NaCl इसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ है पहले से ही। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ा रहा हूं इसका। तो प्रेशर बढ़ाने से ना तो लिक्विड कंप्रेस होगा ना सॉलिड कंप्रेस होगा, क्योंकि इन दोनों की कंप्रेसिबिलिटी बहुत नेग्लिजिबल होती है। तो ना तो लिक्विड कंप्रेस हुआ ना सॉलिड कंप्रेस हुआ, दोनों में से कोई कंप्रेस हुआ नहीं। तो प्रेशर बढ़ाने के बाद भी अभी भी सिचुएशन कैसी है इनकी, अभी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तो क्या प्रेशर बढ़ाने पर कोई इफेक्ट होगा, प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड का लिक्विड के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेशर इसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। इन केस अगर यहाँ पर गैस होती, तो गैस के केस में क्या होता है, देखो जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं गैस का भी, यहाँ समझा देते हैं थोड़ा सा। ये लिक्विड है, ये यहाँ तक लिक्विड इस तरीके से फिल किया गया है, इसके अंदर कोई भी गैस यहाँ पर फिल की गई है, मान लो अमोनिया ही हमने इसके यहाँ तक अमोनिया इसमें डिसॉल्व की गई है। तो अभी करंट सिचुएशन कैसी है अमोनिया की, करंट सिचुएशन ऐसी है, हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। अब प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर लिक्विड तो कंप्रेस होगा नहीं, तो लिक्विड तो अभी भी हमारे पास, लिक्विड का लेवल तो उतना ही रहेगा, ये इतना ही है। लेकिन गैस कंप्रेस हो गई, अगर गैस कंप्रेस हो गई तो ये जो गैस है ये कंप्रेस होकर नीचे आ जाएगी और इतने से लेवल में डिसॉल्व रह जाएगी, क्योंकि गैस अब क्या हो चुकी है, कंप्रेस। तो इतना एरिया अब हमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल चुका है, हम इसके अंदर और ज़्यादा गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड में प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास आने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सॉलिड के केस में ना तो लिक्विड कंप्रेस होता है ना गैस कंप्रेस होती है, तो यहाँ पर सॉलिड के केस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास पहले फैक्टर थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर अब हमें गैस मिक्स करना है। सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर ये किस तरीके से डिपेंड करता है। गैसेज विच आर more liquefiable can more dissolve and have more solubility। इसका मतलब क्या, देखो जो गैस इजीली लिक्विफाई की जा सकती है उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे अभी जैसे मैंने कंप्रेस करने का एग्जांपल बताया था, उसी के केस से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे देखो ये लिक्विड है, ठीक है, हमें पता है कि अगर हम सेम वेट लें तो गैसेज का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, क्योंकि लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर गैस डिसॉल्व है, ये गैस डिसॉल्व की गई है, अगर हम इसे किसी भी तरीके से प्रेशर बढ़ा के या कैसे भी लिक्विफाई कर दें, तो लिक्विफाई करने का मतलब क्या होगा कि लिक्विड तो हमारे पास यही है, ब्लैक कलर का ये लिक्विड है। अगर लिक्विफाई किया तो इस गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो गैस अब कहाँ तक डिसॉल्व हो जाएगी, लिक्विड बन के यहाँ तक डिसॉल्व हो जाएगी। तो अब हमारे पास और ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर हम और भी गैस डिसॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पेस इंक्रीज हुआ, तो स्पेस इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेचर हमारे पास यही है कि गैसेस जो इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं उनकी सोल्यूबिलिटी कंपेयर टू अदर गैसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पानी के साथ रिएक्ट कर सकती हैं उनकी सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा होती है, लेकिन उस केस में केमिकल रिएक्शन हो जाती है जो हम सॉल्यूशन के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का सीधा सा रिलेशन है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। देखो एक एग्जाम्पल से ही याद रखेंगे हम टेम्परेचर वाला फैक्टर भी और प्रेशर वाला फैक्टर भी। सॉल्यूशन है हमारे पास, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स किया, लिक्विड के अंदर गैस मिक्स करने वाला कौन सा एग्जाम्पल था, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर होता है या जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक गर्म करने पर अच्छी नहीं लगती, कोल्ड ड्रिंक सिर्फ ठंडी करने पर ही अच्छी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे उसका टेम्परेचर कम रहता है तो कम टेम्परेचर के अंदर ठंडी कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होती है तो तभी हमें सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। अगर हम उसे रखा रहने दें, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैस की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी और गैस उस सोडा वाटर में से या कोल्ड ड्रिंक में से बाहर निकल जाएगी। तब हमें वो जैसी टेम्परेचर कम पड़ती उतनी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो यही रीजन है हमारे पास टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। इस एग्जाम्पल से हमको याद रखना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में ये दो फैक्टर इतने ज़्यादा काम के नहीं है जितना फैक्टर हमारे पास तीसरा वाला काम का है। और वो तीसरा फैक्टर कौन सा है हमारे पास, तीसरा फैक्टर है प्रेशर का। ये हमें थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। प्रेशर का जो फैक्टर है यहीं पर अप्लाई होता है हमारा हेनरीज लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, देखो क्या है ये, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस the solubility of gas is directly proportional to its partial pressure। कंप्लीट प्रेशर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। देखो लॉ कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लॉ नहीं है, ये लॉ तो एक सोडा शॉप पर जो आदमी काम करता है उसे भी पता होता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर मैं रखूंगा उतना ज़्यादा गैस यहाँ पर डिसॉल्व होती रहेगी, ठीक है।
तो लॉ कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे पहले हम ये लॉ पढ़ भी चुके हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, बातों ही बातों में हमने क्लियर किया था कि अगर मान लो यहाँ पर ये लिक्विड है और लिक्विड के अंदर थोड़ा सा पार्ट गैस का डिसॉल्व है, मान लो यहाँ पर ये गैस डिसॉल्व है, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर बढ़ाता हूँ तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से ये गैस नीचे आ जाएगी कंप्रेस होकर, और कंप्रेस होकर अगर नीचे आई तो ऊपर हमें जगह मिल जाएगी और ज़्यादा गैस डिसॉल्व करने की, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, यहाँ से इंक्रीज हो गई। तो ये पता तो हमें तभी लग चुका था कि प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट लॉ ये है नहीं। लेकिन हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने इसे अच्छे से डेफिनेशन की फॉर्म में बताया और थोड़ा सा रूल बनाया, बस इसीलिए अलग से पढ़ा जाता है हेनरी लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जा रहा है मोल फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर की। मतलब ये जो प्रेशर है ये किसकी फॉर्म में लिया गया, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, ओनली गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर, सिर्फ गैस का, जो गैस उसके अंदर डिजोल्व है। लिक्विड वाले प्रेशर की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इजीली प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होंगे। ठीक है, प्रेशर प्रपोर्शन का साइन यहां से हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को तो हेनरी अपना नाम देने वाला है क्योंकि उसने डिस्कवर किया है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, हेनरी कांस्टेंट बोल देंगे। P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बस यही सिंपल सा हेनरी लॉ है। यहाँ पर हम डिनोटेशन देख लेते हैं, P क्या है, यहाँ पर P है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, के एच क्या है, यहाँ पर के एच हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट डिपेंड किसके ऊपर करता है, हेनरी कांस्टेंट ओनली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट मतलब गैस और सॉल्वेंट मतलब जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो यहां से हेनरी कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। एक्स गैस क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा रूल है, कोई डिफिकल्ट रूल यहाँ पर ये है नहीं। तो ये हुआ हमारे पास हेनरी लॉ। कर्व की बात करें तो देखो इक्वेशन में हमें दिखाई दे रहा है P और X गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रूल है हमारे पास P इज इक्व टू के एच इंटू एक्स गैस। अगर इसे मैं Y इज इक्व टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो Y पर क्या जा रहा है, Y पर जा रहा है पार्शियल प्रेशर, और X पर क्या है, X पर है X गैस मतलब मोल फ्रैक्शन। ये Y एक्सिस और X एक्सिस हुए। C की वैल्यू तो यहाँ 0 है, तो हमारे पास इनके बीच में कर्व कैसा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। C की वैल्यू 0 है तो कर्व यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और ये जो स्लोप है ये स्लोप क्या है, टेन थीटा, और ये टेन थीटा ही क्या है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट। तो ये हुआ हमारे पास हेनरी लॉ। अब यहाँ से किस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो एग्जाम्पल हमें दिया, इस हेनरी कांस्टेंट का मतलब क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो हमें हेनरी कांस्टेंट दिया गया है अलग अलग गैसेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हीलियम के लिए हमें के एच दिया 135, H2 के लिए हमें के एच दिया 80, ऑक्सीजन के लिए हमें के एच दिया 30। ठीक है, ये हमें दे दिया मान लो क्वेश्चन के अंदर। तो इसका क्या मतलब है, यहां पर हीलियम ज्यादा डिसॉल्व होने वाली है या O2 ज्यादा डिसॉल्व होने वाली है। KH की वैल्यू ज्यादा होने से उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी, वो हमें यहां पर देखना है। तो देखो हेनरी लॉ क्या है, P इज इक्व टू के एच इंटू एक्स। तो अगर हम देख सोल्यूबिलिटी जो कि यहाँ मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये क्या होगी हमारे पास, एक्स गैस इज इक्व टू पी बाय के एच।
तो कांस्टेंट प्रेशर पर तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, ठीक है। मतलब हेनरी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 135 है इसका KH यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कम होने का मतलब मे बी ये इनसॉल्युबल भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है या सिर्फ हमने एग्जाम्पल लिया है। तो हीलियम में भी इनसॉल्युबल हो सकती है कंपेयर टू H2 एंड O2, ठीक है। H2 क्या रहेगी यहाँ पर, सॉल्युबल रहेगी लेकिन कम सॉल्युबल रहेगी कंपेयर टू O2। और O2 की बात करें तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल यहाँ पर, सबसे हाई जो सॉल्युबल है वो O2 ही है, क्योंकि इसका जो KH है वो सबसे कम है यहाँ पर, ठीक है। तो जिसका जो हेनरी कांस्टेंट जितना कम होगा वो गैस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी। अच्छा, यूनिट की बात करें हम, KH की यूनिट, यूनिट ऑफ KH कैसे निकाल सकते हैं KH की यूनिट, KH इक्वल टू P बाय X हमें दिखाई दे रहा है। तो KH इक्वल टू प्रेशर की यूनिट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन की यूनिट, ठीक है। अब प्रेशर की यूनिट तो हमें पता है ATM हो सकती है, बार में ले सकते हैं, पास्कल में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और मोल फ्रैक्शन की यूनिट, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय मोल, तो ये तो कट जाता है एक दूसरे से, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। तो इसका मतलब जो KH की यूनिट हो सकती है वो एज ए प्रेशर की यूनिट हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, ATM हो सकता है, बार हो सकता है, पास्कल हो सकता है, ये सब इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे पास हेनरी लॉ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशंस और इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।